गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर एग्ज़ाम सीटेट का आप लोग को देने जा रहे हैं उसके पहले यह वीडियो नहीं देखा तो सच में बहुत पछताओगे सीटेट के एग्ज़ाम के बाद में, इसीलिए यह वीडियो आपको नहीं छोड़ना है। हर नई शुरुआत थोड़ा सा डराती है। हम किसी चीज़ की नई शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो हमें डर लगता है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। यानी अगर हम कोशिश करेंगे तभी तो हमें कुछ सफलता नज़र आएगी, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास को जब मैं स्टार्ट कर दूँ या आप लोग जब उसे देखते हैं तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आज की नई अपडेट है हमारी होम्योपैथ में प्रवक्ता भर्ती का परिणाम हुआ जारी। काउंसलिंग में शामिल हुए 139 अभ्यर्थियों ने जल्द मांगा शिक्षा चयन आयोग और भर्ती, यानी बहुत जल्द भर्ती आने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग बैठे मत रहिएगा। व्हाट्सएप और FB और ट्विटर टेलीग्राम ये सब चीज़ों पे आप लोग टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइएगा एम्बिशन क्लासेज के साथ में। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान गठित होगा। यह हमारा गठित होने वाला, कब गठित होगा ये आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगी। भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है, यानी भाषा का व्याकरण सबसे अच्छा हम लोग कब सीख सकते हैं। पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, व्याकरणिक संकल्पनाओं को अलग से अभ्यास करके, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके, संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। यानी भाषा व्याकरण को हम सबसे अच्छे सीख सकते हैं पठन सामग्री और संरचना की पहचान करके। संरचना मतलब होता है इकाइयों, यानी छोटे छोटे रूपों में सीखा जा सकता है। विद्यार्थी सबसे ज़्यादा उसे छोटे छोटे रूपों में ही करके सीख सकते हैं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य? ट्रांसलैंग्वेजिंग का अर्थ होता है कि अपनी भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना। जैसे कि हमें हिंदी आती है उसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते लेते हैं, उसे ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं। पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं का पुनर्वलन करना। पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना। विभिन्न भाषाओं को एक पृथक व्यवस्था। द्विभाषावाद के लिए नई शब्दावली। तो यानी पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती दे। परंपरा में जो भाषा चल रही है फिर उसे सांस्कृतिक रूप से परिभाषित करना। बी ऑप्शन यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग का तात्पर्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना। सीमित अभ्यास में इसे लागू निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अब हम संरचनाओं के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, वर्णन करें, सीमित अभ्यास करें, तो यह क्या हम बना रहे? घोषणा कर रहे हैं। क्या करें? घोषणा, यानी घोषणात्मक ज्ञान। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। हम आप लोगों का बहुत टाइम ना वेस्ट करते हुए सिर्फ आंसर पर ध्यान देंगे। एक शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरती है, जैसे कि विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि। लेखन की इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? लेखन के लिए उत्पाद उपागम, लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम, लेखन की वैज्ञानिक उपागम, लेखन का रचनात्मक उपागम। यानी जब हम उसका प्रारूप तैयार करेंगे तो लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम, यानी जब हमारे पहले मस्तिष्क में आता है फिर उसके बाद में हम उसकी विचार करते हैं, फिर वह हम अपनी लिखते हैं, तो ये सब हमारी क्या है? प्रतिक्रिया हो रही है हमारे मस्तिष्क में। बी ऑप्शन राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन की एक प्रक्रिया के रूप में संदर्भ सही है? लेखन ग्रहणशील है, लेखन पुनरावृत्ति है। लेखन हमारा एक पुनरावृत्ति है। क्या है? पुनरावृत्ति, यानी जैसे पहले विचार आता है फिर उसके बाद में हम नोट करते हैं, फिर उसे उसके बारे में सोचते हैं। ये क्या है? पुनरावृत्ति एक चल रही है, बार बार रिपीट हो रही है। चॉम्स्की ने एक पुस्तक में कौन सी धारणा प्रस्तावित की है? यानी चॉम्स्की ने एक पुस्तक में कौन सी धारणा प्रस्तावित की? बालक अनुसरण के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं। भाषा अधिगम आदत निर्माण की भांति है। बालक जन्मजात भाषा अधिगम की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। चॉम्स्की का यही मानना था कि बालक जन्मजात भाषा अधिगम की क्षमता के साथ में ही जन्म लेते हैं।
आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशंसित विद्यालय के बुनियादी वर्षों की क्या अवधि है? यानी बुनियादी शिक्षा हम किसे कहते हैं जिसमें 2 चरण होते हैं। बुनियादी शिक्षा हमारी 3 से 8 वर्षों के लिए होती है। इसमें 2 चरण होते हैं, एक होता है 3 से 6, एक होता है पार्ट नंबर 2 यानी 6 से 8 वर्ष के लिए। जब 3 से 6 वालों के लिए होता है, इसमें बच्चा जैसे आंगनवाड़ी या कहते हैं वाटिका, फूल वाटिका, बाल वाटिका, और दूसरा क्या है कक्षा 1 और 2 क्रॉस करता है, उससे ही हम लोग बुनियादी शिक्षा कहते हैं। तो यह हमारी कक्षा 2 तक पहले 5, कक्षा 1 तक पहले 3 वर्ष, कक्षा 1 से 5 तक पहले 5 वर्ष, अधिगम के लिए 2 वर्ष पूर्व विद्यालय। तो इसमें क्या है 2 तक पहले 5 वर्ष यानी 3 से 8 साल तक बच्चा, यानी शुरुआत के 5 साल से 6 साल तक की बच्चा 5 में होता है तो स्टार्ट करने जाता है, फिर उसके बाद आंगनवाड़ी, यही सब बुनियादी शिक्षा कहलाती है। अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले शिक्षार्थी का ऐसे विद्यालय में प्रवेश हुआ है जहां माध्यम पढ़ाई की भाषा राज्य भाषा है। इस प्रकार की विद्यालय शिक्षा को क्या कहेंगे? यानी इस प्रकार की विद्यालय शिक्षा को हम लोग क्या कहेंगे? तो पहले बच्चा क्या करता है, एक माध्यम के रूप में सीखता है, फिर उसे राज्य, जैसे हम कोई विदेश गया वहाँ से एक भाषा सीख रहा है, वहाँ पे कुछ बच्चे पहले हिंदी जैसे अपने आया तो हिंदी ज़्यादा बच्चे बोलते हैं, इंग्लिश कम बोलते हैं, तो ऐसी शिक्षा को हम निर्मज्य जन शिक्षा कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। यह हमारा पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट का। विद्यालयों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने हेतु लागू भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी भारतीय भाषाओं को और संस्कृत को सन्मत करने हेतु भारत सरकार द्वारा एक, जैसे कि यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत जो 31 अक्टूबर 2015 में हमारा भारत ने लॉन्च किया था। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई की जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन हुआ था कि एकता में इकट्ठे में लाना अपनी भारत सरकार को, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक अध्यापक एक विशेष अवधि में शिक्षार्थियों के कार्यों को संग्रह करता है और सत्र के अंत में शिक्षार्थियों के समग्र आकलन के लिए उनका उपयोग करता है। इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा? तो इस आकलन को हम लोग क्या कहेंगे? सतत आकलन भी नहीं कहेंगे, योगात्मक आकलन भी नहीं कहेंगे, अनौपचारिक आकलन भी नहीं कहते। इसे कहते हैं हम लोग पोर्टफोलियो आकलन, यानी बच्चे का पूरे साल का जो विवरण होता है उसे एक रजिस्टर में लिखा रहता है कि इसने आर्ट कितनी अच्छी बनाई, इसके आर्ट में कितने नंबर थे, इसके मैथ में कितने नंबर थे, इसे पोर्टफोलियो आकलन कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, यह हमारा यूपीटीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इंद्रियों को जीतने वाला यानी जितेंद्रिय। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यानी पुल्लिंग कौन सा है हमारा? तो यहाँ पर हमारा पुल्लिंग नदी बहती है, पानी पिया जाता है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं, ये सभी यूपी टेट 2011 में पूछे गए प्रश्न हैं। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इच्छा का पर्यायवाची यातना नहीं होता है। नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? मुंह हमारा ये तद्भव शब्द है। भाषा अधिगम में खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र को किसके माध्यम से समावेशित किया जा सकता है? यानी खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र को किसके माध्यम से समावेशित किया जा सकता है? खिलौनों का प्रयोग करते हुए रोल प्ले के माध्यम से, कक्षा में खिलौनों का कोना तैयार करने से, नैतिक मूल्य सिखाने के लिए खिलौनों, अपनी पसंद के खिलौनों के चित्र बनाने के माध्यम से। तो इसमें जैसे खिलौनों के बारे में बच्चे ने जांच रहा है, चित्रकारी कर रहा है, यानी कक्षा में खिलौनों रोल प्ले करना, कोना तैयार करना, खिलौनों का प्रयोग करना, यानी अपनी पसंद के खिलौने के चित्र बनाने में। अब जैसे बच्चा चित्र बनाएगा तो चित्र के बारे में सोचेगा, उससे चित्रकारी भी मजबूत होगी, चित्रकारी का विकास होगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया। यानी बच्चा है जो जितना ज़्यादा चित्रकारी करेगा उतनी ही हमारी खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र को माध्यम में समावेशित किया जा सकता है। आई होप आप सबको पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।
प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।